सबसे पहले आज का वीडियो बनेगा थोड़ा हिंदी में, और हिंदी बुझते हैं ना आप लोग? आइए, तो सबसे पहले परिचय के हिसाब से बात करते हैं। मेरा नाम हुआ केदार शर्मा पोखरेल। मेरा बैकग्राउंड ढेर सारा है, लेकिन करीब 40-41 साल से हम स्वास्थ्य जीवन पद्धति के आधार पर ऑर्गेनिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि एक अभियान चला रहे हैं। उसी सिलसिला में गरीब से विशेषोर कार्यक्रम आप लोगों का ये 5 नंबर वार्ड में चल रहा था, तो उसका जो सामाजिक परिचालिका है हमारी मीनाक्षी मंडल जी, उनके थ्रू हम यहाँ आप लोगों के साथ आज जुड़े हैं। और सबसे पहले आपको 3 दिन से आप लोग तालीम ले रहे हैं। पहला दिन तो आप लोग को जनरल जानकारी मिला। वो जानकारी बढ़िया था कि नहीं था? बढ़िया था। अच्छा, तो पहला दिन आपको इसका जनरल जानकारी मिला, और दूसरा दिन आपको प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल में जो जो आप लोगों ने किया, आप लोगों ने अभी बताया भी। आज तीसरा दिन समापन का कार्यक्रम है। आज का मेन एकदम समझने वाला कार्यक्रम है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए इस बैनर के ऊपर देखिए, स्वस्थ माटो समृद्ध किसान शुद्ध भोजन दीर्घ जीवन। देखिए आपका सबसे पहले खेती में समस्या कहाँ पर है? आपका माटो सही नहीं है। माटो में आप खाद दिए, कीटनाशक दिए, तरह तरह के आप जैव सब डालें, उसमें घास मारने वाला दवाई सब डालें, उसके चलते क्या हो गया? आपका मिट्टी गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब उस मिट्टी को हम लोग पुनः शुद्ध करके, मतलब उस जंगल की तरह, जैसे जंगल में फल से लदा हुआ गाछी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जंगल का मिट्टी अच्छा होता है। ठीक है, तो वैसा मिट्टी बनाने के हिसाब से आज का कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख दिए हैं कि सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आप देखिए, कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। किसी रूल रेगुलेशन के बिना कोई काम सक्सेस होगा? कोई काम सक्सेस नहीं होगा। तो रूल रेगुलेशन हम लोग कैसे बनाए हैं? ये हम लोग बनाए हैं वृक्षा आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद एक ठो नहीं है, गाछ वृक्ष को बढ़ाने वाला एक ठो आयुर्वेद है, गाय माल को बनाने वाला दूसरा आयुर्वेद है, आदमी को स्वस्थ रखने वाला तीसरा आयुर्वेद है। ऐसा कई सारा आयुर्वेद है। तो हम लोग इसको लिए हैं। खेती बाड़ी में तो वृक्ष का गप होता है, गाछे वृक्ष के गप होता है ना, तो इसमें वृक्ष आयुर्वेद के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वृक्ष आयुर्वेद लिखने वाला ऋषि का नाम है ऋषि पराशर। बहुत टॉप के ऋषि है, और उनके जैसा ज्ञानी ऋषि, मतलब अभी तक मान के चलिए बहुत ज्ञानी हुआ, लेकिन उन्होंने जो काम किया वैसा काम सब ऋषि ने नहीं किया। तो उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद बनाया, बहुत सारा ग्रंथ बनाया, लेकिन उसमें एक तो वृक्ष आयुर्वेद भी बनाए। उसमें क्या है कि खेती के अंदर में, मतलब बीज कैसे बनता है, बीज का अंकुरण कैसे होता है, उसे गाछ कैसे बनता है, गाछ में रोग कैसे लगता है, उसको निवारण कैसे किया जाए, मिट्टी को कैसे सही किया जाए, मिट्टी के अंदर में पोषण कैसे पूर्ति किया जाए, और प्रकाश संश्लेषण, सूरज के धूप से गाछ कैसे बढ़ेगा, उसमें खाना कैसे बनेगा, किस हिसाब से वो गाछ, मतलब गाछ बढ़िया से डेवलप होकर के अच्छा फल, पोषण युक्त फल देगा, ये सारा चीज इसमें मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये किताब 300-400 साल पहले इस किताब के ऊपर खेती होता था, हमारे बुजुर्ग लोग पूरा जानते थे। लेकिन इधर क्या हुआ, जब से पश्चिमी सभ्यता हमारे पास आया, खास करके 1960 के बाद जब रासायनिक खाद बल हम लोग डालना चालू किए, तब हम लोग इस किताब को भूल गए। और भारत में एक कॉलेज है, वो आधुनिक कॉलेज भी है, कृषि कॉलेज भी है, दोनों कॉलेज मिला हुआ है। उसका नाम है पंतनगर विश्वविद्यालय, भारत का। और पंतनगर विश्वविद्यालय में बहुत सारा वैज्ञानिक सब था, साइंटिस्ट सब था। तो ऐसे आप लोग जैसा किसान को तालीम दे रहा था 15 साल 16 साल से। लेकिन समस्या बढ़ रहा था, समस्या घट नहीं रहा था। ध्यान दीजिए, उधर मूवमेंट को एकदम शांत करिए। ठीक है, आप लोग जैसा किसान को तालीम दे रहा था 15 साल से, और सबका समस्या बढ़ रहा था। उसमें से एक तो किसान परेशान होकर के उठ करके क्या बोलता है, डॉक्टर साहब आप हमको 15 साल से तालीम दे रहे हैं, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा धान जब हम रोपते हैं महीना 20 दिन होता नहीं है, उसमें खैरा नाम का रोग लगता है।
फिर धान गलना चालू करता है, पात सूखना चालू करता है, फिर धान का जो ये गांठ होता है, गांठ सब आपको वो काला पड़ जाता है, फिर जाकर के दाग धब्बा धान में पड़ता है, और अंतिम में धान का शीश निकलता है तो शीशो सूखता है। और इतना बड़ा धान में समस्या है, पहले इसका समाधान का बात करिए, उसके बाद हमको ट्रेनिंग दीजिए, हम इस सब बात को नहीं सुनने वाले हैं। तब उस वैज्ञानिक के मन में ठेस लगा कि वास्तव में 15 साल से हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान से रोग का समाधान नहीं हो रहा है। मतलब बाली का वृद्धि का मतलब जो एक वृद्धि का रेशियो बनना चाहिए, वो रेशियो नहीं बन रहा है। देखिए, आप लोगों में भी धान का समस्या है कि नहीं है? मकई गेहूं के अंदर समस्या है कि नहीं है? साग सब्जी के अंदर में समस्या है कि नहीं है? अच्छा, कस के आप लोग मतलब जो करता है दुकानदार, चाहे जेटीओ, चाहे कुछ हो, सब तो करते हैं, लेकिन वो खत्म क्यों नहीं होता है? तो यही प्रश्न वहां भी हुआ। ये प्रश्न होने के बाद क्या हुआ, वायल ने इस पर रिसर्च करने लगे, और जैसे रिसर्च करने लगे तो उनको कोई टेर नहीं लगा। लास्ट में ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में एक किताब इनको मिला, वो किताब था वृक्ष आयुर्वेद, इसमें लिखा हुआ है ना वृक्ष आयुर्वेद। वो किताब था भारत का, वो किताब था नेपाल का, वो किताब था संस्कृत में लिखा हुआ। तो ये भी वैज्ञानिक जानता नहीं था संस्कृत, वहां से किताब उठा के लाया, और यहाँ ला करके संस्कृत जानने वाले आदमी से जब किताब को पढ़ना चालू किया तो उसको समझ में आ गया, यहाँ वास्तव में खान मिल गया। ठीक है, सारा कृषि का समस्या का समाधान इस किताब में मिल गया। ठीक है, अब इस किताब में जब समाधान मिल गया तो इन्होंने क्या किया, इस किताब को हिंदी में भी छपाया, काहे कि संस्कृत में था, उसको इंग्लिश में भी छपाया, ट्रांसलेट करवाया। फिर स्थानीय भाषा है ना, तरह तरह का भाषा होता है कि नहीं होता है, वो तरह तरह का स्थानीय भाषा में भी इनको छपाया गया। छपाने के बाद फिर आपको बांटा गया, हमको बांटा गया, उनको बांटा गया, तालीम कराया गया। उस किताब को पढ़ पढ़ के किसान सब फिर इस किताब के अनुसार से काम करने लगे, तो गाछी भी वृद्धि हुआ, मट्टी भी शुद्ध हुआ, फल का भी वृद्धि हुआ, फूल का भी वृद्धि हुआ, और जो भी फल फला उसका स्वाद में भी परिवर्तन आया। और आज भारत के अंदर में जितना भी, देखिए आप लोग देखते होंगे विभिन्न चैनल में, भारत के अंदर में ऑर्गेनिक कृषि, गौ आधारित कृषि, ऋषि कृषि, पंचगव्य कृषि, बहुत नाम सुनते होंगे ना। ये सारा नाम इसके बाद आया है। ठीक है, किसान सब अपने चैंपियन बन गया है। तो देवानगंज गांव पालिका का खास करके हमारे 5 नंबर के वार्ड अध्यक्ष का, और हमारे गांव पालिका के अध्यक्ष बेचन मेहता जी का, उसी तरह से आपको हमारी उपाध्यक्ष जो विवाह यादव हैं उनका, और हमारे ये समाज, ये आपको जो गरीब संघ विशेषकर कार्यक्रम की जो परिचालिका है मीनाक्षी मंडल, इन सब का सोच क्या है कि यहाँ भी जो है किसान आत्मनिर्भर बने, गांव से कोई चीज खरीदना नहीं पड़े, बाजार से कोई चीज खरीदना नहीं पड़े, सारा चीज गांव में उपलब्ध हो, और गांव का चीज जाके बाजार में बिके, बाजार का पैसा गांव में आवे, और गांव में बढ़िया से खेती का भी व्यवस्था हो। और धीरे धीरे आप लोग को चौ खेती का तालीम का मिला कि नहीं मिला, और सब तालीम मिलने की नहीं मिलने। अब ये सब तालीम को आप लोग मिल करके भूलिए नहीं, इसको उद्योग में परिणत करिए। तो ये उद्देश्य से ये कार्यक्रम को लाया गया है। तो ये प्रिंसिपल क्या है, वृक्षा आयुर्वेद का प्रिंसिपल है। क्लियर हुआ? अब सेकेंड में आइए, दूसरा में देखिए, डीगो और टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब क्या है, डीगो का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। डीगो और टिकाऊ का मतलब क्या है, कोई भी चीज का आप उत्पादन घटक को वृद्धि करते हैं तो वो धीरे 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 वृद्धि होते जाना चाहिए, और वो कम कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसको वृद्धि करके तो ले गए, उसका दूरगामी परिणाम भी नहीं आना चाहिए। टिकाऊ शब्द का मतलब ये हुआ। तो हम लोगों का जो अभी का कृषि पद्धति है, ये ऑर्गेनिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रणाली जो है, ये आपको धीरे धीरे उत्पादन को बढ़ाएगा और धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन दूरगामी परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। चाहे खाने वाले के स्वास्थ्य में हो, चाहे काम करने वाले के स्वास्थ्य में हो, चाहे प्रकृति पर्यावरण वातावरण में हो, चाहे जलवायु के ऊपर हो, चाहे छींटने वाला आदमी के ऊपर हो। ठीक है, दुष्परिणाम इसका कोई भी नहीं आएगा। उसी हिसाब से यहाँ सब सामान तैयार है, और आपका भी सामान अब तैयार होने वाला है। ठीक है।
आज हम 5-7 फॉर्मूला आपको देके जाएंगे। क्लियर है? आगे आइए। इसके बाद आप आइए तीसरा नंबर में, मिश्रित खेती को आधार में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन को वृद्धि करना। अब देखिए होता क्या है, हम लोग नहीं जानते हैं पहले कैसे खेती होता था। आप लोग याद करिए, पहले धान लगाता था। धान लगाने के बाद उसमें खेसारी, मुसूरी छिड़ता था कि नहीं छिड़ता था? आला सब देता था कि नहीं देता था? धाने में देता था तो धाने में फलता था कि नहीं फलता था? अब देखिए धान लगाने के बाद दाल जब लगाते हैं ना, दाल के जड़ के अंदर में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का पावर है। उसके अंदर में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है। वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करेगा, वातावरण में 78% नाइट्रोजन है ना, वो ला करके जमीन में देगा। अब बोलिए आपको नाइट्रोजन खरीदना पड़ेगा? नहीं। अब कार्बन कैसे पूर्ति होगा? आपको जैसे पत्ता उत्ता गिरता है कि नहीं गिरता है? बरसात के सीजन में पानी आता है कि नहीं आता है? अब जैसे पानी में वो सड़ने लगता है तो उसके अंदर में जीवाणु फटता है। वो जीवाणु क्या करेगा, अवशेष सबको खा के काट के गुंडी करके पेट में से निकाल करके वो क्या कर देगा, मट्टी में मिला देगा। ठीक है, उसको बोला जाता है कार्बन। ठीक है, और जहां कार्बन होगा, जहां नाइट्रोजन होगा, वहां जीवाणु सब फैलना चालू करेगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन भी सर्वाइव हो जाएगा। ठीक है, तो जीवाणु जैसे फैलेगा वैसे क्या होगा, ये सारा पोषण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन पूर्ति होने के बाद सारा चीज यहाँ खेती का व्यवस्था होना चालू हो जाएगा। ये हम लोग का आप से आप हो जाएगा। क्लियर है? अभी कैसे होगा आगे देख लीजिए। ठीक है, अब आगे आइए। यहाँ चौथा नंबर में थोड़ा हम आपको बताते हैं, माटों को भौतिक, रासायनिक, जैविक संरचना। देखिए माटों को भौतिक, रासायनिक, जैविक संरचना का मतलब क्या हो गया, माटों के अंदर में ऑक्सीजन वायु का भी प्रवेश होना चाहिए, उसके अंदर में नमी भी कायम होना चाहिए। ठीक है, और माटों के अंदर में आपको पोषण भी पूर्ति होना चाहिए। उस टाइप का व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्ष आयुर्वेद आधारित ऑर्गेनिक, जैविक, प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान। तो वही टाइप के उस टाइप का अभी काम होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब 5 नंबर में देख लीजिए, ह्योदे बाली में घैमल आच्छादन करने। अब ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप आलू लगाए, मकई लगाए, टमाटर लगाए, ठीक है, तो ये सब बाली लगाए, इसमें आप लोग वो घैमल सब, घर का जो गाय माल खाया पुआर तुआर, वो बचा हुआ पुआर जो होता है, उससे अगर झाँप दीजिएगा ना, तो ये बरसात में नहीं हो पाएगा, ये आपको रबी में ही हो पाएगा, बरसात के सीजन में नहीं होगा। मान के चलिए आप मटरे का खेती लगा दिए और मटर रोप करके ऊपर से घैमल से अगर ढाक देते हैं तो उसका नाम हो गया आच्छादन। ठीक है, आलू लगाए, आलू कमा लिए, और मेड़ के ऊपर जैसे मान लीजिए डैंग हो गया, डैंग के ऊपर इधर से भी झाँक दिए, इधर से भी झाँक दिए, उसके बाद पानी पटाइए, कुछ करिए। अब धीरे धीरे ये सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? ये सड़ेगा तो ये कार्बन बनेगा। जैसे ही कार्बन मट्टी में बढ़ना चालू हो जाएगा तब क्या होगा, मट्टी के अंदर में कार्बन का सोर्स बढ़ेगा, कार्बन का सोर्स बढ़ेगा तो जीवाणु का सोर्स बढ़ेगा, जीवाणु का सोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, जीवांश कार्बन सबका सोर्स बढ़ेगा। इस हिसाब से आपका क्या होगा, ये तीनों संरचना, कौन संरचना, ये रासायनिक, जैविक और आपको क्या नाम है, ये क्या नाम है, कभी कैसे भौतिक संरचना, ये सारा संरचना आपको जो है पूरा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, बाली लगाने के बाद कम से कम साल में 1-2 बाली में घैमल सब आच्छादन करना चालू करिए। 2 से 3 साल इस तरह से करना चालू करिएगा तो आपका मिट्टी इस ढंग से शुद्ध हो जाएगा। वो अपने आप मिट्टी में जो है ना, अपने आप खाद मल तैयार होना चालू करेगा, वो जीवाणु सब उस सब काम को करेगा। क्लियर हुआ? आगे आइए। अब यहाँ 6 नंबर में आइए, प्रत्येक वर्ष में खेत में खाली भएको अवस्था में देखो, जया जसरी खेत खाली हुन्छ नि, अहिले तपाईहरुको गहुँ काटेपछि खेत खाली हुन्छ, यो समयमा तपाईहरु मूंग लाउनुहुन्छ, ढैचा पनि लाउनुस्। अनि यसपालि मैले वास्तविक दाइहरुसँग भनिया छु, अनुरोध गरिया छु, यसपालि तपाईहरुले कम से कम थोरथार भए पनि मूंग र ढैचा लगाउनुस्। अब मूंग र ढैचा लगाइसकेपछि 60-65 दिनमा मूंग टिप्नुस्, त्यस्तो बिउ पाउँछ। 60-65 दिन वाला जो भी बीज आपको मिलता है वो बीज ले आइए, उस बीज को ला करके क्या करिए,
उस बीज को ला करके ढैंचा और मूंग का खेती करिए। दाल भी पूरा हो जाएगा। लगाने का तरीका हम किताब में लिख दिए हैं। यहाँ पर आपको हम लोग किताब लिखे हैं, किताब में वो कैसे खेती करना है इसके बारे में सारा जानकारी है। वो आपको उस जानकारी के हिसाब से आप लोग क्या करिए, इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, बाल बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान लेने के लिए कुछ समय लगाइए, कुछ धन लगाइए, कुछ सारा चीज लगाइए, तब जाकर के ज्ञान होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले दो ठो काम होगा। देखिए अभी जैसे खेत खाली हुआ, आप 60 से 65 दिन में पकने वाला मूंग खरीद के लाइएगा, 60 से 65 दिन में पकने वाला ढैंचा खरीद के लाइएगा। तो ये दोनों लाने के बाद आप उसको बोइएगा तो 60-65 दिन में आपको बेशुमार मूंग फलेगा, दाल का बढ़िया आमदनी हो जाएगा। जितना धान का आमदनी नहीं होगा उससे बेसी आप दाल से आमदनी ले सकते हैं। ये 2 से 2.5 महीने में। और जैसे बैसाख में लगाए, बैसाख जेठ आषाढ़ 15 तक में उसको जोत जात के सड़ा दिए, उसके बाद धान रोप दिए, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब वो धान जो रोपे मूंग में, मूंग धान में कम काम करेगा, लेकिन तोरी लगाइएगा, आलू लगाइएगा, उसमें बहुत ज्यादा काम करेगा। मकई लगाइएगा, उसमें बहुत ज्यादा काम करेगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग सिस्टम में क्या कर दिए, ये प्रिंसिपल के अंदर में आपको ये आच्छादन करना है, मिक्सिंग खेती करना है, और मिश्रित खेती के आधार पर आपको नाइट्रोजन और ये आपको फास्फोरस, ये कार्बन पूर्ति करना है। ये सब सारा चीज इसका इस हिसाब से व्यवस्था होता है। आगे आइए, आप लोग खेत को 6 इंच को माटो गहराई तक। बुद्ध भाई ना, अपना जो खेत है उसका 6 इंच का, मोटा मोटी ये 6 इंच का मट्टी में हम लोग को कम से कम 1% जीवांश कार्बन तैयार करना है। जीव अंश का मतलब क्या हो गया? ये हमारा धरती है, ये जीव का अंश है। इसमें क्या है? माल भी है, गाय माल भी है, पेड़ भी है, पौधा भी है। ठीक है, सारा चीज है। हम लोग आंख से देखते हैं, ये सारा चीज है। वैसे आंख से नहीं देखने वाला भी पेड़ पौधा भी है, जीव जीवाणु भी है, सूक्ष्म जीवाणु, एकदम छोटे छोटे जीवाणु भी है। वैसा जीवाणु को जीता भी है, मरता भी है, चलता है, जन्मता है, मरता है, सारा करता है। तो जन्मने वाला क्रम ज्यादा होता है, मरने वाला क्रम कम होता है। ठीक है, और जितना भी छोटा छोटा जीवाणु सब मरता है, वो जीव का अंश रह जाता है। रहता है कि नहीं रहता है? उसको बोलता है जीवांश कार्बन। अब एक तो बात बताइए, था गाय माल जो मरता है, बुढ़वा सब उसमें क्या करता था? गड्ढा खोदता था और गाय को तोप देता था। तोपता था ना, उसके ऊपर गाछी लगाने से गाछी बढ़िया से सफरता था कि नहीं था? और उस गाछी में फल भी बढ़िया लगता था, रोग भी नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? उसमें गाय का मरा हुआ समाधि अवशेष रहता था उसके अंदर। तो समाधि अवशेष हमारा जीवाणु पैदा करेगा, अरबों खरबों जीवाणु पैदा करेगा। तो हम लोग को क्या करना है? जीवांश कार्बन 6 इंच के माटी में पूर्ति करना है। तो इसको पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 1 नंबर में कल जामन तैयार किया। हेलो, तैयार किया। अब ये जामन हमारा क्या है? जामन हमारा एक ठो जोड़न है। इसको हम आवश्यकता पर यूज करेंगे, थोड़ा मात्रा में यूज करेंगे। 5 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, उसको निकालते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, यूज करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें जो घटेगा पानी, उतना पानी थक के, उतना गुण थक के, फिर ज्यों का त्यों ड्राम को भरते जाएंगे। क्लियर हुआ? अब ये हमारा कंटिन्यू चलेगा। अब इसमें से हमने क्या किया? ये सेलेरी को तैयार किया। ठीक है, अब ये सेलेरी को तैयार किया था। अब इस सेलेरी का काम क्या है? क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग तैयार करेंगे, ये सजीव खाद तैयार करेंगे, खनिज खाद तैयार करेंगे, बीज उपचार का चीज बनाएंगे। तो आज इतना ही नहीं, आज हम 3-4 ठो आपको फॉर्मूला देने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान से लीजिए। अभी 15 से 20 मिनट में आप लोग शांत रहिए, हम दिमाग में एक ठो बढ़िया फॉर्मूला जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर में आप सबसे पहले आइए, हमको पहला नंबर में सजीव तथा खनिज मल तैयार करना है। कैसे करिएगा? ये हमारे पास सेलेरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इससे हम तैयार करेंगे ये मल। ठीक है, क्लियर है? अब इससे कैसे तैयार करेंगे? ध्यान दीजिए,
पहला नंबर में आपको क्या करना है, आपके पास गोबर है, ठीक है, गाय माल का गोबर है कि नहीं है, ढेर करके फेंके हैं कि नहीं फेंके हैं, वो फेंका हुआ गोबर को आप शक्तिशाली खाद बनाइए, जो आप खेत में डालिएगा तो डीएपी यूरिया की तरह काम करे, पोटाश की तरह काम करे। आपको डीएपी यूरिया के बगैर भी खेती करना चाहे तो इसके चलते खेती हो जाए, और धीरे धीरे वो मट्टी सुधारता है, और धीरे धीरे मट्टी सुधरते जाएगा तो आपको कहीं कोई खाद मल खरीदना नहीं है और बिना पैसा का खेती हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब सबसे पहले विचार करिए, एक सजीव तथा खनिज मल बनाने के लिए आपको सैलरी काम लगेगा, ठीक है? कैसे काम लगेगा यहाँ देखिए। अब पहला नंबर में हमारे पास जो गोबर है वो बेकार है क्या? आपके पास जो गोबर है वो बेकार है क्या? वो बेकार भ्याल छे, वो खराब भ्याल छे। अब खराब कैसे हुआ है देख लीजिए। जैसे गाय गोबर किया, भैंस गोबर किया, तो गोबर पेट से निकला तब तो अच्छा था, अच्छा था तो उसमें पोषण भी है, पोषण था तो उसको पोषण खाने के लिए मक्खी जाता है, आपको मक्खी जाता है, आपको मच्छर जाता है, ये सब घुसना फुसना ये सब जाता है कि नहीं जाता है? अब देखिए, मक्खी जैसे उसको चूस लेगा तो उसमें कुछ बचेगा, तो मक्खी उसको चूस लिया है, एक नंबर में। दो नंबर में आप उसको उठा के खाड़ी में फेंक दिए। अब देखिए, आज फेंके, कल फेंके, कल परसों फेंके, फेंकते गए, महीना फेंके, 3 महीना 6 महीना फेंके। अब उसके भीतर हाथ देते हैं, चाहे कुदार से कोड़ते हैं, तो बाफ निकलता है कि नहीं निकलता है? वो बाफ का मतलब क्या हो गया, नीचा में गर्मी है, तो गर्मी में जो सूक्ष्म जीवाणु गोबर में था वो मर गया कि जिंदा है, वो तो बेकार हो गया। अब तीसरा बात, उसको ले जाके धूप में फेंकते हैं, तो धूप पोषण को ऊपर तानता है कि नहीं तानता है? धूप जला देता है उसका पोषण को, देखिए घिस लेता है बाफ बना के। उसके बाद बरसात में पानी होता है कि नहीं होता है? अब पानी जो होता है, पानी होने के बाद उसका जो रस है, उसका पावर बह के चला जाता है कि नहीं जाता है? अब उसमें बचा क्या? उसमें बचा छिपकली, बचा घुरघुरा, बचा ऐसे वैसे आपको नेगेटिव एनर्जी देने वाला चीज उसके अंदर में मिलेगा। अब उसको ले जाके खेत में डालिएगा बढ़िया समझ के, तो वो काम करेगा? वो डालने से बेसी आपको घास उपजेगा, फल कम उपजेगा। गाछो देखिएगा बढ़िया, लेकिन उसमें फल देखिएगा वैसे नॉर्मली देखिएगा। तो इस खाद को शक्तिशाली खाद कैसे बनाया जाए, इसी खाद को, इसी गोबर को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए? अब इसके लिए आप क्या करिए, आपका जो गोबर है वो पड़ा रहने दीजिए, ठीक है? देखिए 100 केजी 200 केजी गोबर बराबर आप क्या करिए, 30 किलो मोटा मोटी सैलरी लीजिए, ठीक है? मान के चलिए 500 किलो गोबर है, 1000 किलो गोबर है, आप 30 किलो सैलरी लीजिए, 30 किलो पेशाब ले लीजिए, 30 किलो पानी डाल दीजिए, 90 किलो हुआ कि नहीं हुआ? 30 किलो सैलरी लीजिए, 30 किलो पेशाब लीजिए, 30 किलो पानी डालिए, 1000 किलो गोबर को आप तैयार करिए। कैसे तैयार करिए? सबसे पहले नीचा में प्लास्टिक बिछाइए, उसके ऊपर हल्का फुल्का पुआर बिछाइए, पुआर के ऊपर क्या करिए, गोबर का 1.5-2 इंची का लेयर बनाइए, लंबा बैड बनाइए, ठीक है? उसके ऊपर सूखा पत्ता जितना भी है वो भी जमा करिए, ऊपर में सूखा पत्ता डालिए, फिर ऊपर में गोबर का लेयर बनाइए, और ये सैलरी आप छीटिए। हेलो, जो 90 लीटर बनाए थे, ये सैलरी पूरा कस के छीटिए। अब वो पत्ता को, उस गोबर को इस सैलरी वाला जीवाणु खाएगा कि नहीं खाएगा? जब ये जीवाणु खाएगा, पेट में जाके निकाल देगा, तो फिर से ताजा हुआ कि नहीं हुआ? फिर से ताजा हुआ, जो बिगड़ा हुआ था उसको ताजा किए। अच्छा, अब उसको काट काट के खाएगा, गुंडी गुंडी करेगा, उसके बाद लेटरिन करके निकालेगा, तो वो भुरभुरा होगा कि नहीं होगा? तो इस टाइप का खाद आपको वहां बनना चालू होगा। आप क्या करिए, पहला नंबर में नीचे में प्लास्टिक दीजिए, उसके ऊपर में पतला आप पुआर दीजिए, पुआर के ऊपर में 2 इंच का मोटा मोटी गोबर का बैड बनाइए, मिला करके 3 फीट करीब चौड़ा कर दीजिए, और लंबा जितना भी कर सकते हैं, हाइट में 3 फीट से बेसी नहीं करना है, ठीक है? अब बैड बनाते टाइम में उसके ऊपर नहीं चढ़ना है, उसको हल्के रख देना है। अब 2 इंची गोबर दिए, फिर क्या किए, ये सैलरी आप छिड़ दिए, ठीक है? फिर ऊपर में पत्ता दिए, फिर सैलरी छिड़ दिए, उसके बाद फिर गोबर दीजिए, फिर सैलरी छीटिए, फिर हरा पत्ता भी दीजिए ऊपर से, कोई भी हरा पत्ता चलते। फूल फुला हुआ पत्ता नहीं दीजिएगा,
क्या है कि फूल में से बीज गिरेगा ना तो गोबर में गाछी बनने का चांस है। तो खेत में उसको दीजिएगा तो क्या होगा, खेत में घास बढ़ेगा। हमको घास खेत में हटाना है। तो कच्चा जो भी कच्चा पत्ता है, घासे का पत्ता, कुशों का पत्ता, फूल फूला हुआ पत्ता नहीं दीजिए। जो सोती है उसके लिए एक जोरदार ताली। पुरस्कार मिलना चाहिए ना, यहाँ आकर के जो सोती है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, गप छोड़ दीजिए। अच्छा, अब सुना जाए। पहला नंबर में आप क्या किए, गोबर दिए, ठीक है। दूसरा नंबर में ऊपर से सूखा पत्ता दिए, सैलरी डालते गए। तीसरा नंबर में फिर गोबर दिए, सैलरी डालते गए। चौथा नंबर में हरा पत्ता दिए, सैलरी डालते गए। पांचवा नंबर में फिर गोबर दीजिए, सैलरी डालते जाइए। ऐसे करके लेयर वाइज लेयर करिए। और बढ़िया खाद बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, 10-15 किलो लकड़ी का भूसा ले आइए और उसमें 2-3-4 किलो खल्ली भी ले आइए। उसको पीस करके मिला दीजिए और उस भूसा को भी पतला करके हल्का डालते जाइए। हर एक लेयर में थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। अब आपको ये जैसे आपको मोटा मोटी 3 फीट हाइट में आ जाएगा। 3 फीट हाइट में आने के बाद क्या करिए, ऊपर में सबको खंती से भूर करिए। ठीक है, एक तो बेड में 6-6 इंची 8 इंची के दूरी पर पूरा उसको भूर करिए। भूर करके ये बचा हुआ सैलरी सब वो भूर में डाल दीजिए, मिला मिला करके। क्लियर हो गया, भूर में चला गया। अब उसको क्या करिए कि फेंका हुआ पुआर होता है ना, गाय माल का, वैसे बैठने उठने का पुआर सब जमा करके उसको झाँप दीजिए। झाँप करके उस पुआर में पानी हल्का छिड़के नमी बनाते जाइए। ऐसा पानी नहीं दीजिए पूरा कादो हो जाए, हल्का पुआर को सूखा नहीं होने दीजिए, हल्का वो में चिसान रहने दीजिए। 20-25 दिन में उसको एक बार उल्टाइए, फिर सैलरी छिटिए, उसको उल्टाते जाइए, छिड़ते जाइए, फिर बेड बनाइए, फिर ऊपर से पुआर डाल दीजिए। ठीक है, पुआर डाल करके उसके बाद फिर नमी देते जाइए, फिर 20-25 दिन में उसको उल्टा दीजिए, फिर ये छीड़ दीजिए। देखिए उसके बाद लास्ट में क्या करिए, 20-25 दिन में उसको उल्टाइएगा तो भुरभुरा चाय पत्ती की तरह खाद मिलेगा। उतना चीसो भी नहीं रहेगा, उतना सूखा भी नहीं रहेगा। उसको आराम से 2-4 दिन ऐसे मतलब हवा लगने दीजिए और बोरा में कस के रखिए। आपको डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक, आयरन, बोरन, सल्फर सब उसमें मिलेगा। ठीक है, उसको आपको खेत में लगाना है। कैसे लगाना है, 1 बीघा खेत में मोटा मोटी 200 किलो, उससे ऊपर हजारों किलो दे सकते हैं। अगर आपके पास ढेर गोबर है तो सैलरी तो आपका बन गया। इसमें पेशाब तैयार करिए, पानी तैयार करिए, इसको मिलाइए और बनाना चालू करिए। कल से बनाना चालू करिए तो मोटा मोटी 45 दिन तक में आपको चला मतलब प्रयोग करने लायक का खाद मिल जाएगा। तो धान खेत में पर्याप्त मात्रा में इसको बना के प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हुआ आपका कौन, सजीव खाद का। ठीक है, समझे ना। अब दोबारा प्रयोग करिए इसी सैलरी से क्या बनाइए, ट्राइकोडर्मा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सजीव मल आप बना दिए। अब ट्राइकोडर्मा मित्र जीवाणु खाद बनाइए। देखिए ट्राइकोडर्मा मित्र जीवाणु खाद क्या है, एक तो मल का काम करेगा, पोषण का काम करेगा, मिट्टी में पोषण पूर्ति करने का काम करेगा। दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा आपके मिट्टी के अंदर में जो भी सूत्रकृमि है, जो रोग पैदा करने वाला है, घास को खराब करने वाला, घास को बढ़ने के लिए नहीं देने वाला, घास का जड़ में बैठ करके वो रस चूसने वाला जो भी कीड़ा है उसके अंदर में जड़ को गलन करने वाला, उस टाइप का सूत्रकृमि को समाप्त कर देगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करिए, छिपड़ी तो बनाए होंगे, गोईठा का छिपड़ी बनाए होंगे। अब क्या करिए, इसमें से क्या है 20-25 किलो यहाँ से सैलरी निकालिए। कौन सैलरी, 100 बड़का ड्राम वाला। और इसको निकाल करके क्या करिए, 15-20 किलो गाय का, भैंस का पेशाब दे दीजिए। अब घर में पेशाब जमा करना चालू करिए आप लोग। 15-20 किलो 25 किलो ये दीजिए, 15-20 किलो 25 किलो पेशाब दीजिए, 15-20 किलो 25 किलो पानी दीजिए। क्लियर हुआ। अब उसमें 15-20 टो 25 टो चिपड़ी डुबा दीजिए। क्लियर हुआ। चिपड़ी 3 दिन 4 दिन डुबाइए। उसके बाद चिपड़ी का पानी को उसमें गरने दीजिए, उसको निकाल दीजिए। ठीक है, उसको फोड़िए। फोड़ने के बाद क्या होगा, भुरभुरा खाद मिलेगा। देखिए यहाँ बना के लाया हुआ है, ऐसे भुरभुरा खाद मिलेगा। अभी आपको दिखाएंगे इसका। तो ये दूसरा चीज है, लेकिन वो दूसरा चीज है
तो ऐसे ही भुरभुरा खाद मिल जाएगा। उस खाद को आप क्या करिए, उस खाद को भुरभुरा करके आप रखिए। जैसे भुरभुरा करके रखिएगा, 1 किलो 50 किलो बराबर 1 किलो आपको ट्राइकोडर्मा मित्र जीवाणु का पैकेट कितना पड़ेगा। ये 400, 450, 300, 350, 400 में 400, 500 के 450 के भीतर में ये मिल जाता है। यहाँ नहीं मिलेगा, विराटनगर में कहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको वो ट्राइकोडर्मा मित्र जीवाणु लाना है। अब 50 किलो खाद में 1 किलो खाद मिला देना है और इसको पूरा सानना है। सानने के बाद उसको पसार देना है, ऊपर से बोरा से आपको ढकना है। पूरा पसारना नहीं है, मोटा ब्याट जैसा बना के पसारना है और ये फटा चिटा बोरा से ढक देना है। ऊपर से आपको पानी हल्का छिड़ देना है। 7-8 दिन में वो पूरा हरा हो जाएगा, एकदम हरा। जैसा काय होता है ना, वैसे काय हो जाएगा। हरा काय होता है ना, कल में लगा हुआ काय सब मिलता है ना, वैसे काय हो जाएगा। उसको फिर से एक बार उल्टा दीजिए, फिर उसमें हल्का सा ऊपर में पानी छीट करके उसको छोड़ दीजिए। हर एक दिन देखिए उसमें पानी कैसे छिड़कना पड़ेगा, पानी छिड़ते रहिए और देख करके आपको उसको हल्का नमी करते जाइए। 15 दिन के बाद उसको बोरा में डाल के रख लीजिए। अब ये पहले जो बनाए थे कौन खाद, ये वाला खाद, ठीक है। इसमें बीघा में कम से कम 20 किलो खाद दे करके छीटिए। 200 किलो खाद भी दे सकते हैं। इस मल में ये 200 किलो मल में वो 10 किलो, या वो 1000 किलो मल में यहाँ 15-20 किलो वो खाद, ठीक है ना। मिला करके अगर खेत में छीटिएगा तो क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, खाद पोषण भी मिलेगा और जमीन के अंदर में, मट्टी के अंदर में जो भी रोग है वो रोग समाप्त हो जाएगा। आपका मट्टी एकदम सुंदर मट्टी हो जाएगा। जो जंगल का मट्टी है, बिना खाद से जंगल में फल से लदा हुआ घास मिलता है कि नहीं मिलता है। वो फल से लदा हुआ घास आपका पैनी के अगल बगल में इधर उधर अनेरवा धान, अनेरवा गेहूं, मकई मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो बढ़िया गाछ रहता है कि नहीं रहता है। वैसा गाछ आपका बनना चालू करेगा। अब बोलिए बिना पैसा की खेती हुआ कि नहीं हुआ। हमारे घर का बेकार वाला चीज को हम काम में लाए कि नहीं लाए। तो घर में एक गोबर को नहीं फेंकिए, कोई गोबर को सजीव मल बनाइए, कोई गोबर को चिपड़ी बना के रखिए और उसको जलाते हैं, उसमें भी यूज करिए। उसका राख को भी हम क्या करना है तरीका बता देंगे। लेकिन चिपड़ी जो बनाते हैं, चिपड़ी का ये आपको ट्राइकोडर्मा जीवाणु खाद बना करके आप क्या करिए, खेत में डालना चालू करिए। क्लियर है सब, समझ में आया। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हम बताते हैं, पंचगव्य अमृत खाद। ये खाद आएगी, देखिए ये खाद है। एक जन कोई आओ तो हमारे सामने में, एक जन उठ के आइए, आप ही आ जाइए, आइए उठिए, उठ जाइए, कोई आ जाइए, आइए और सुनिए। ये गोबर का खाद है। ये गोबर का खाद बनाने वाले आदमी हैं हमारे, ये देखो ये साहब है, इधर आप आइए, इधर आइए, इधर। अब देखिए ये सदानंद जी हैं, सदानंद मेहता जी, इनका बनाया हुआ खाद है। इसको आप सुनिए तो गोबर गनाता है। देखिए गोबर नहीं महके। अब गोबर नहीं महकने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में जो मीथेन गैस था वो खत्म हो गया। अब इसके अंदर में जो भी एसिड तत्व था वो खत्म हो गया। अब इतना बड़ा अमृत, इसको टेस्ट करिएगा, इसमें अरबों जीवाणु मिलेगा और ये जीवाणु क्या करेगा, मट्टी खाएगा, मट्टी हटेगा, मट्टी शुद्ध होगा कि नहीं होगा। और वातावरण में जितना भी पोषण तत्व है उस पोषण तत्व को ला करके घास को खिलाएगा। बोलिए बढ़िया काम हुआ कि नहीं हुआ। और जितना भी रोग पैदा करने वाला रस चूसक है, फल छेदक है, आपको पत्ता चाटने वाला है, घास काटने वाला है, ये सारा चीज को खाने वाला इसमें मित्र जीवाणु है, मांसाहार जीवाणु है, शाकाहार कीड़ा को खा लेगा। अब शाकाहार कीड़ा हमारा बाली को नुकसान करता है कि नहीं करता है। उस बाली को नुकसान करने वाला कीड़ा को अगर ये शाकाहार कीड़ा खा लेगा तो घर में बिल्ली पोसेंगे तो चूहा रहेगा घर में। अब बिल्ली पोसेंगे तो चूहा नहीं रहेगा, लेकिन बिल्ली को बोलना नहीं पड़ेगा। बिल्ली को हम लोग कहते हैं क्या, वो कोना में चूहा है, जाओ बिल्ली पकड़ो, कि वो अपने जाता है। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ये पंचगव्य अमृत खाद जो बनेगा ना, ये पंचगव्य अमृत खाद हमारा मट्टी को शुद्ध करेगा, पोषण तत्व को ला करके देगा और जा करके
मित्र जीवाणु क्या करेगा, शत्रु जीवाणु को नुकसान कर देगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, एक ठो खाद हम कौन बनाए, ये पंचगव्य वाला, और दूसरा खाद हम कौन बनाए, देखिए दूसरा खाद हम बनाए ट्राइकोडर्मा वाला, तीसरा खाद हम कौन बनाए, ये सजीव मल वाला। अब ये सजीव मल 200, 300, 400, 500 किलो जितना है, अभी शुरू में आप जितना बना सकते हैं, कम से कम बीघा में 200 किलो, ऊपर से 200, 400, 500 जितना देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये खाद 15-20 किलो बीघा में, सुनिए ध्यान दीजिए, उधर नहीं दीजिए ध्यान, उधर ध्यान नहीं दीजिए, फिर फाइन लग जाएगा आप लोग को। अच्छा, अब सुना जाए। अब इस हिसाब से आपको क्या करेंगे, इस हिसाब से आप क्या करेंगे, 200 से 500 किलो सजीव खाद, 15 से 20 किलो ट्राइकोडर्मा मित्र जीवाणु खाद। अब देखिए 15 से 20 किलो ये पंचगव्य अमृत खाद मिला करके जो भी खेत तैयार करते हैं, अभी डीएपी यूरिया डालते हैं, उसी तरह से इसको डाल पाइएगा कि नहीं पाइएगा। अब ये चीज बनाने के लिए आपके घर में पर्याप्त सामान है, हेलो, और उसका जुगाड़ भी हम लोगों ने यहाँ तैयार कर दिया है। अब इसको बनाने का प्रैक्टिकल भी आप लोग को हम लोग कभी न कभी करवा देंगे, ये 2, 4, 10, 15 दिन के अंदर में। ठीक है, वार्ड अध्यक्ष आते हैं, उनसे सलाह होता है और हम लोग शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ? अब ये होने के बाद आपको खाद खरीदना पड़ेगा। अब बोलिए पैसा बचा कि नहीं बचा, और स्वास्थ्य बचा कि नहीं बचा, हमारा धरती माँ बची कि नहीं बची, प्रकृति पर्यावरण बचा कि नहीं बचा। तो पहला नंबर में हमको मिट्टी को सुधारने के लिए हम लोगों ने 3 टाइप का खाद बनाया, अब हम लोग बना करके डालेंगे। अब दूसरा देखिए, ये जो पानी यहाँ से बचेगा, ठीक है, चिपड़ी निकालने के बाद उसको क्या करना है, उसको भी तैयारी अवस्था के जमीन में कट्ठा में 10 लीटर के दर से ले जाके छींटिए। ठीक है, जैसे ये खाद छींटते हैं वैसे वो भी 10 लीटर करके छींटिए, और छींटने के बाद इसको छींटिए, उसको छींटिए, उसको छींटिए, तुरंत जोत दीजिए। नहीं तो क्या होगा, इसमें भी गर्मी लगेगा, इसमें भी धूप लगेगा, इसमें भी बारिश होगा, तो ये भी खराब होना चालू हो जाएगा। इसको मिट्टी में मिला दीजिए, फिर ये खराब नहीं होगा, मिट्टी को शुद्ध करने का काम चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे छींटिए वैसे जोतिए। अब जैसे छींटिए वैसे जोतिए का मतलब क्या हुआ, बाली लगाने के लिए जो जमीन तैयार करते हैं, तैयारी अवस्था से एक जोत पहले इसको ले जाके छींटना है और उसको जोत देना है। पीछे हल्ला क्यों हो रहा है, पीछे हल्ला नहीं करिए। क्लियर हुआ? यहाँ समझने के लिए बैठे हैं तो बढ़िया से समझिए और खेती को मस्त करिए। अब बहनी के गांव में तो ढेर सारा गाय माल छे, घरों में छे, इसको उसका गोबर वोबर जो है वैसे फेंका हुआ है, तो गोबर को खेरे जाने मत दीजिए, गौमूत्र को खेरे जाने मत दीजिए, और बाकी जो पत्ता उत्ता आम का गिरता है चाहे कुछ का, सबको खड़े को ले आइए घर में, और सूखा पत्ता हरा पत्ता मिला करके खाद बनाना चालू करिए। ये अमृत खाद तैयार करिए, चिपड़ी बनाइए, चिपड़ी का खाद तैयार करिए। और ये खाद कैसे बनता है देखिए। अब ये खाद बनाने के लिए, ये खाद बनाने के लिए करना क्या है, इसमें थोड़ा सा गोबर गीला नहीं चाहिए। उस दिन क्या बोले थे हम, कौन गोबर चाहिए बोले थे, अधकच्चू गोबर। 2 दिन 3 दिन जैसे गोबर करता है, 2 दिन 3 दिन सुखा दीजिए। भैंस का गीला है तो 4 दिन 5 दिन सुखा दीजिए, और उसको ऐसे भुरभुरा बनाइए। वो गोबर इतना काला नहीं होता है, लेकिन इसमें जब मेटेरियल पड़ता है ना, मेटेरियल पड़ने के बाद ये गोबर फिर काला हो जाता है, ऐसे काला हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मिट्टी आपका बनेगा 2 साल के अंदर में। जैसे ये मिट्टी बनेगा वैसे आपके खेत में घास नहीं उगेगा। तो घास का समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तो इस हिसाब से जो वृक्षा आयुर्वेद के आधार में प्राकृतिक खेती होता है, उस टाइप का खेती हमको तैयार करना है। 3 टाइप का अभी मल का, ये गोबर वाला मल का शुरुआत करना है। ठीक है, 3 टाइप का मल का शुरुआत करके 1 टाइप का ये सैलेरी को खेत में पटा करके पहले हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को शुद्ध करने का काम करेंगे। ठीक है, लगाने का तरीका क्लियर हुआ, बनाने का तरीका क्लियर हुआ। अब इसी हिसाब से प्रैक्टिकल में भी आप लोग बैठिए, आलसी मत मानिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में आइए, सीखिए। इस बार का खेती जो है धान का खेती आप लोग को इस हिसाब से करना है। ठीक है, अब इसमें रासायनिक खाद देना है कि नहीं देना है। देखिए, रासायनिक खाद में हम 2 ठो बात करेंगे, आपके कप्तानगण, देवानगण,
ये आपको साहबगंज के लिए, यहाँ आप लोग कट्ठा में मतलब 20 किलो से लेके 50 किलो तक खाद डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं। आप मिट्टी को साफ खत्म कर दिए हैं। अभी हम आपको क्या कहेंगे, इस टाइप से खेती करिए और पहला साल क्या करिए, आप 100 किलो खाद जहां देते थे वहां मात्र आप 40 किलो खाद दीजिए। देखिए 40% आपको देना है। क्लियर हुआ? 40 किलो मात्र खाद दीजिए तो 60 किलो खाद बचा कि नहीं बचा? अब ये 60 किलो खाद देके बाली आप निकाल लीजिए, आपका बाली नहीं घटेगा, बाली बढ़ जाएगा। नहीं मिलता है तो कोई जरूरी नहीं है, मिलता है तो डाल दीजिए, ठीक है। अगला बार आप क्या करिए, इस 40 किलो में से 20% दीजिए। ठीक, देखिए इसमें से 20 केजी दीजिए, 40 में से 20 हुआ कि नहीं हुआ? तब पहले से रासायनिक खाद कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हो गया। अगला बार क्या करिए, यहां 10 केजी आप दे सकते हैं। क्लियर है सब? क्लियर है? आप 10 केजी दे सकते हैं, अगला बार 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे ऐसे आपको 2 साल 3 साल के भीतर जो जैसे ये खाद को बेसी से बेसी बना के डालेगा, कोई सालों भर में अपन खेत को ठीक करता है, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, 2 से 3 साल में, 2 से 1.5 साल में, 1 से 2 साल में आप अपना खेत को बिना खाद का खेत बना सकते हैं। अगर ये बना करके बेसी आप डालना चाहें, कोई जंगल का मट्टी 2-4-10 ट्रैक्टर ला करके डालना चाहें, नदी के पाक का मट्टी ला करके 2-4-10 ट्रैक्टर खेत में डालना चाहें, तो इसी साल से आप क्या करिए, एक जरा सा भी खाद नहीं दीजिए और इसी साल से आप बिना खाद का खेती कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये काम करने के लिए तैयार है? तो हम लास्ट में सभी प्राकृतिक प्रेमी हमारा किसान मित्र सबसे हम अनुरोध करेंगे, ये वीडियो जो है हम लोग YouTube में डाल रहे हैं और देश का सभी किसान को इस नॉलेज का जरूरी है। उस हिसाब से सबको हम यही अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। देखने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने लोगों में इसको शेयर भी कर दीजिए, वहाँ का बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आप लोग भी जो दुनिया में जहाँ भी हैं, चाहे पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, चाहे खेतीबाड़ी करने वाले किसान हैं, चाहे राजनेता कलाकार कोई भी है, थोड़ा सा हम लोगों का इस अभियान में हम लोग का साथ दीजिए करके अनुरोध करते हुए हम लोग अभी का इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच।